गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपकी कक्षा विज्ञान में। हम आपको आज विज्ञान पढ़ा रहे हैं और इस विज्ञान में अध्याय हमारा दूसरा है। एनसीईआरटी की बुक है ये। और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, आज हम इसी में बात करते हैं। और अध्याय का नाम भी जैसे हमारा है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पदार्थ तो सभी हैं, क्या वे सभी शुद्ध हैं, इसके बारे में ही हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और पदार्थ अगर शुद्ध हैं तो कौन से हैं और नहीं हैं तो क्यों नहीं है, सारा कुछ आज क्लियर होने वाला है। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए और बस वीडियो पर बने रहिएगा आप। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। आज जैसा अगर हम आसपास के पदार्थ की बात करते हैं, आम भाषा में कहा जाता है देसी शुद्ध घी, देसी दूध, शुद्ध पनीर, शुद्ध तेल, शुद्ध नमक, क्या वे सब शुद्ध हैं? आम भाषा में शुद्ध हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिनमें सब एक अच्छे तरीके से मिला होता है, प्रॉपर तरीके से उसमें जो मिश्रण हुआ है, तो वे शुद्ध हैं। आपको लगता है बिल्कुल शुद्ध है, पर विज्ञान इन बातों को नहीं मानता। विज्ञान के नजरिए से ये सब शुद्ध नहीं है। कितना प्योर दूध हो, कितना प्योर आपका पनीर हो, कितना प्योर आपका दही हो, कितने प्योर आपके घी हो, ये सब शुद्ध नहीं है। तो फिर विज्ञान कहता है वह पदार्थ जो केवल एक ही कण से मिलकर बना है, केवल वे ही पदार्थ शुद्ध हैं। उसके अंदर केवल एक ही प्रकार के कण होने चाहिए, केवल एक ही प्रकार के कण तत्व होने चाहिए, तभी वो शुद्ध है। अगर हम बात करते हैं दूध की, दूध कितना प्योरिटी, उसमें पानी भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, तो क्या सारे इसमें कण हैं इतने सारे तो वो शुद्ध कहेगा? नहीं। तो फिर क्या कहेंगे इसको मिश्रण कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक अगर हमारे एक से अधिक कण या तत्व मिलकर हैं तो उसको मिश्रण कहेंगे। जिसमें एक से अधिक कण या तत्व हमारे उपस्थित होते हैं तो हम उसको मिश्रण कहेंगे। और जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण हैं तो विज्ञान उसे कहता है कि ये शुद्ध पदार्थ है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे जो मिश्रण है, ये एक ही प्रकार के कण हैं, तो रासायनिक संगठन के आधार पर पूरे पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें एक तुम्हारा मिश्रण भी है जो कई कणों से मिलकर बना हुआ है, और एक यौगिक है जो 2 या 2 से अधिक एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है, इसको यौगिक कहते हैं। और तत्व जो हमारा परमाणु से मिलकर बना होता है, जो ये सबसे छोटी इकाई भी हमारे परमाणु कहलाती है। यानी तत्व बनने के लिए सबसे छोटी हमें परमाणु चाहिए। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है और मिश्रण तो पढ़ेंगे ही हम, क्योंकि हमारा जो है मिश्रण यानी कई पदार्थों से मिलकर जो बना है हमारे तत्व जो है वो मिश्रण है, और शुद्ध मिश्रण है और अशुद्ध मिश्रण है। आज सभी के बारे में हम खुले विचारों से एक चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सारे आज डाउट क्लियर होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपका टाइम सेव करने के लिए मैं इसको जल्दी से बोर्ड पर लिख देता हूं। ओके, हम जानते हैं अब पदार्थ जो है रासायनिक संगठन के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 मिश्रण। और जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक प्रकार के बने होते हैं, वे मिश्रण नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमने अभी आपको समझाया। अब हम देखते हैं
जो पदार्थ है रासायनिक के द्वारा तत्व, यौगिक और मिश्रण। सबसे पहले हम तत्व के बारे में बात करते हैं। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं वे पदार्थ तत्व कहलाते हैं। अब इसमें क्या बात, परमाणु, बात कहां से आई, परमाणु। भाई परमाणु क्या आ गया। अब वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं वे पदार्थ तत्व कहलाते हैं। परमाणु, परमाणु किन से मिलकर बना है आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर हमारे परमाणु बनते हैं। हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। इसकी शॉर्ट ट्रिक थी ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टै, यानी टै हो गया आपका क्या गया, जे थॉमसन, ठीक है। पर प्रोटॉन रेस रदरफोर्ड, और जो आपका था फिर लास्ट में न्यूट्रॉन, उसने की थी चैडविक जी ने, ठीक है। तो यानी कि तीनों हो गए। यहाँ पे किसने किसकी खोज की थी, ईंट पर नाच। यहाँ से सिंपल है, तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, एक बार सर्च करिएगा आप, बिल्कुल मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं तत्व की। कितने प्रकार तत्व होते हैं, अब इसमें हमारे पृथ्वी पर कितने तत्व हैं, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं, और कृत्रिम यानी जो मानव निर्मित तत्व हैं वे कितने हैं। तो आपको बता दें, कुल तत्वों की संख्या इस समय 118 है, वर्तमान समय में 118 है। पहले 1 से 12 थी, पर वे बढ़ते हुए और खोज की गई है, तो अब 118 हो चुके हैं। आइए जानते हैं कितने मानव निर्मित हैं और कितने प्राकृतिक तत्व हैं। तो जो हमारे प्राकृतिक तत्वों की संख्या है, प्राकृतिक तो प्राकृतिक जो है हमारे हैं 94, यानी कि जो 94 जो हैं हमारे प्राकृतिक तत्व हैं। और हम कृत्रिम की बात करते हैं, कृत्रिम ये हम 24 है, यानी कि 24 है, और इन दोनों को योग कर दिया जाए तो 118 बन जाता है। यानी कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118। तो ये हम अब देख रहे हैं कि यानी कि कुल तत्वों की संख्या 118 यहां पर हमारी कंप्लीटेड हो गई है। अब हम बात करते हैं यौगिक, यानी कि यौगिक से कहते हैं उदाहरण सहित। और हाँ, एक बात तो देख लीजिए आप इसमें, इन तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने में, 3, यानी कि 3 टाइप हैं हमारा, धातु, अधातु और उपधातु। तो हम बात करते हैं तीनों धातुओं के बारे में, अधातु, उपधातु, ओके, और धातु के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं, आप देखिएगा 3, यानी कि इनको 3 भागों में विभाजित किया गया हमारे तत्वों को। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु, नंबर 3 उपधातु। यानी ये हमारे तत्व क्या कहलाते हैं, धातु, अधातु और उपधातु कहलाते हैं। इनकी संख्या के बारे में बात करते हैं कि ये धातु और अधातु और उपधातु कितनी संख्या में हमारे पास डिवाइडेड हैं। तो हम यहां पर अभी जान लेंगे। धातु की संख्या 91 है और अधातु की संख्या 20 है, और आपकी उपधातु की संख्या क्या है, 7 है। और इन टोटल को मिलाया जाए तो 118 बन जाता है। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा किसके बारे में है।
आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके बारे में बात करते हैं। धातु, अधातु और उपधातु के तीनों परिभाषा के बारे में क्लियर कर देंगे कि कौन से हमारे धातु के गुण हैं और कौन से अधातु के गुण, और उपधातु में क्या होता है। इनके गुणों के आधार पर हम इसको धातु, अधातु और उपधातु में बांट दिया जा रहा है। तो आइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे मिलते हैं। फिर देखिएगा, हमने जितने धातु, अधातु और उपधातु की परिभाषा को लिख दिया है। आइए एक बार इनको परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। देखिएगा, ये क्या है, यह तत्व उष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। यह तत्व उष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। उष्मा और विद्युत है क्या? अब उष्मा और विद्युत क्या? विद्युत आपने देखा होगा, जो घर में हमारे बिजली आती है, लाइट आती है, बत्ती आती है, हम उसको क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। यानी वो सुचालक वो होता है, और जो विद्युत होते हैं यानी कि सुचालक का मतलब ये होगा जिसको में विद्युत यानी विद्युत को प्रवाहित किया जा सकता है। जैसे हमारे तार होते हैं, एक तार बोर्ड में लगाया, एक तार बल्ब में लगाया, तो क्या हो जाता है? बल्ब जलने लगता है। तो धारा उस तार के माध्यम से उस बल्ब में प्रवाहित हो जाती है और वो बल्ब जलने लगता है। तो इसका मतलब जो तार जिस मटेरियल से बना हुआ है वो क्या है? विद्युत का सुचालक है। और जब सुचालक विद्युत का हुआ तो उष्मा का भी हुआ, क्योंकि उष्मा और विद्युत में कोई अधिक अंतर नहीं है। क्योंकि उष्मा, एक अगर लोहा आपने रख दिया या तांबा, जो भी अगर कोई गर्म हो रहा है एक स्थान से और थोड़ी देर आप दूसरी तरफ से पकड़ते हैं तो वो गर्मा होकर धीरे धीरे उधर भी दूसरी तरफ कोने पर भी वो गर्म हो जाएगा। आपने देखा होगा, जब हम अपनी रसोई में कोई बर्तन से कोई चाय या पानी गर्म करते हैं तो उसकी जो उसमें जो हैंडल लगा होता है उसको पकड़ते हैं तो वो भी गर्म होने जाता है। क्यों? उष्मा के कारण, क्योंकि उष्मा उसमें स्थानांतरण होती है और जैसे वो नीचे से गर्म हो रहा है वो भी उसी टेम्परेचर पे गर्म होने लगता है। तो वह वस्तु भी उष्मा की क्या है? सुचालक है। तो कौन कौन से हैं उष्मा के सुचालक और आपके विद्युत के, यानी कि कह सकते हैं यह तत्व उष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब ये है कि उसमें वो प्रवाहित हो जाए। ये प्राय ठोस रूप में होते हैं, यानी अधिकतम ठोस रूप में ही देखने को मिलते हैं। मैं पहले आपको एक उदाहरण लिख देता हूं। जैसे लोहा हुआ है, तांबा हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, ये सब क्या होते हैं? हमारे धातु कहलाए जाते हैं, क्योंकि धातु के यही गुण होते हैं। और ये उष्मा के सुचालक और उष्मा के भी सुचालक होते हैं। उष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब आप समझ गए, जिसमें उष्मा को स्थानांतरित किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में। जो बीच का माध्यम है वही पदार्थ, उस माध्यम का ही हमारा क्या कहलाता है? सुचालक कहलाता है। फिर आगे बात करते हैं अघात वर्धनीय, यानी जो अघात वर्धनीय होता है इसको भी अच्छे से समझना है हमारे लिए कि अघात वर्धनीय क्या है। जैसा कि मैं उदाहरण के तौर पर लिख दूं, लोहा, तांबा व चांदी आदि। देखिएगा, ये क्या है? सब विद्युत के सुचालक हैं और ये ठोस अवस्थाएं पाए जाते हैं। इसमें ये जो आघात वर्धनीय, ये क्या है? आघात वर्धनीय क्या है? इसमें आप समझ सकते हैं, जिनको पीटने से बारीक पतला किया जा सकता है वे टूटे ना, और जिनके पीटने से आवाज होती हो उसी को हम क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीय कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिनको पीटने से आवाज और वो चादर के रूप में फैल जाते हैं, ऐसा गुण ही उस धातु का अघात वर्धनीय कहलाता है। सिंपल है। हम ये समझ नहीं पाते कि शब्द का मतलब क्या है। अब हमने बिल्कुल सिंपल समझा दिया है। अगर हम अब बात करते हैं तथा तन्यता। अब तन्यता क्या है? तन्यता का गुण भी धातु में पाया जाता है। तो तन्यता के बारे में हम बात करते हैं तो तन्यता उस धातु का वह गुण है जिसके कारण उस धातु को तार के रूप में ढाला जा सकता है। यानी बहुत बारीक जो होता है हमारा तार बनाया उससे जा सकता है, उसमें खिंचाव का प्रदर्शन हो सकता है। तन्यता हमारा उस खिंचाव को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह है धातु ऐसा पदार्थ है जो तन्यता का गुण देता है। उसमें क्या तार
तार का कंपन वगैरह भी हम उस तार से कर सकते हैं। तन्यता उसमें खिंचाव होता है, वो किसमें होता है? हमारा धातु में होता है, क्योंकि धातु के गुण को प्रदर्शित करता है, गुणों से विद्यमान रहते हैं। ये सारे सब गुण होंगे तो हम उस पदार्थ को, उस तत्व को ही हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। अब धातु हमारे जैसे लिख दिया है, लोहा, तांबा व चांदी। अब धातु ये हो गया। अब अधातु जो है बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है। अधातु बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है। अब देखेंगे कैसे है। ये तत्व ऊष्मा में विद्युत के कुचालक होते हैं। वहां सुचालक था और यहाँ पे कुचालक है। तो सुचालक कुचालक का बिल्कुल ठीक उल्टा है, कुचालक सुचालक का उल्टा, तो सुचालक कुचालक का उल्टा। आया समझ में? अब कुचालक का मतलब क्या है? कुचालक का मतलब ये ऐसा पदार्थ जिसमें ऊष्मा या विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना पहुंचाया जा सके। जैसे प्लास्टिक ले लीजिए आप। अगर हम प्लास्टिक को एक स्थान, एक बोर्ड में तार लगा देते हैं प्लास्टिक का और एक उधर लगा देते हैं, तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है। हम आग में अगर एक प्लास्टिक का पाइप लगा देते हैं और उसे दूसरे कोने से हम पकड़ लेते हैं तो वो प्लास्टिक पिघल जाएगी, पर हमारे हाथ पे बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्लास्टिक गर्म हो रही है। तो ऐसे हमारे पदार्थ क्या कहलाएंगे? ऐसे तत्व हमारे क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम उदाहरण के माध्यम से लिख देंगे यहाँ पर कि देखिएगा इसमें और क्या नहीं होता। ये ठोस, द्रव्य, गैस तीनों रूप में होते हैं और इसमें भी एकाग्रता और तन्यता दोनों के गुण नहीं होते। इसमें ना इससे कोई तार बनाया जा सकता है, ना इसको पीट के पतला किया जा सकता है, ऐसे गुण कुछ नहीं होते। और ध्यान देंगे इसमें ना ही चमकीला, एक हमारा इसमें होता है चमकदार। जैसे कहते हैं ना, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, तो चमकदार चीज जो होती है इसमें चमकदार के गुण भी नहीं होते, केवल धातु में ही चमकदार के गुण पाए जाते हैं। और जो चमकदार होती है वो होता है हमारा जैसे सोना हुआ, तो सोना हमारा धातु में ही आता है, इसलिए हमारे इसमें चमकदार के भी गुण, चमकदार भी ऊपर वाले में हमारे पास प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इसके उदाहरण समझते हैं। इसके उदाहरण में क्या है हमारे पास, तो इसको उदाहरण देख लेंगे। इसके उदाहरण में हमारे पास होता है जैसे फास्फोरस, गंधक, प्लास्टिक हुआ, ये सभी उदाहरण ही तो हैं। चलो लिख देते हैं। फास्फोरस, गंधक, ऑक्सीजन व ब्रोमीन आदि, ये सभी क्या है? हमारे अधातु के ही उदाहरण है। सिंपल है। अब हम बात करते हैं उपधातु। जो तत्व धातु व अधातु दोनों के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। ना तो वो धातु के, यानी ना तो वो धातु ही हो पा रही है प्रॉपर, ना वो अधातु हो पा रही है, ऐसे तत्व हमारे क्या कहलाते हैं? उपधातु। तो उपधातु के बारे में देखते हैं, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने सीखा धातु, अधातु और उपधातु, यानी कि जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया है? 3 टाइप में, यानी कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं? नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 हमारा हो गया आपका मिश्रण। तो जो मिश्रण है, यानी मिश्रण नंबर 3 मिश्रण, तो इन तीनों में से हमने सबसे पहले तत्व के बारे में बात करी। तत्व को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। अब हमारे पास बचता है यौगिक। यौगिक के बाद हम बात करते हैं फिर मिश्रण के बारे में। तो अगली वीडियो में हम यौगिक और मिश्रण को दोनों को समाप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ जय हिंद।